Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the Hindu newspaper of December 13, 2023. Starting with the first one, हमने बनाया हमेरे संवारेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। श्री विष्णु देव राय इज द न्यू सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। और कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदारी 3,100 रुपये में की जाएगी। पीसीसी परीक्षा श्री रामलीला दर्शन इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, कैन मूव फॉरवर्ड। भजन लाल शर्मा विल बी न्यू सीएम ऑफ राजस्थान। मोहन यादव एमपी, और ये भी पढ़ लिए छत्तीसगढ़ के सीएम। देन रिगार्डिंग न्यू नेक्स्ट आर्टिकल, बिडेन अनलाइकली टू विजिट इंडिया फॉर रिपब्लिक डे। तो प्रवेश, आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर में कि सब चीज़ तैयारी हो जाता है लेकिन लास्ट मोमेंट में तो ऐसा कुछ प्रोविज़न है कि अगर एक नहीं आए तो वैसा कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्म एज अ एमईए, क्या सोचोगे इसके ऊपर में? Now, with the proper diplomatic channels, we have to, receive this information, and we have to accept it because there would have been certain, prominent reasons because of which the visit has been cancelled. देर ऑलरेडी अ प्रोटोकॉल रिगार्डिंग द चीफ गेस्ट। जिनका लिस्ट होता है तो पहला नहीं आता तो सेकंड पे जाएगा। तो जब कोई नहीं, अगर दिक्कत होता है तो लास्ट में किंग ऑफ भूटान वही आता है, वैसा है। लोकसभा ऑन ट्यूसडे पास टू बिल्स टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ 106th अमेंडमेंट एक्ट which grants 33% reservation to women in the Lok Sabha as well as state assembly to the union territories of Puducherry and Jammu and Kashmir। तो इन लोग के लिए अलग से किया गया। आई थिंक ये यूनियन टेरिटरी इसलिए, प्रवेश। हाँ, इसीलिए। ठीक है, ऐसा सबके लिए पहले किया गया था। क्या पुडुचेरी में अपनी हाई कोर्ट है, मानसी? नो, आई डोंट थिंक अपनी सो क्यों कि नहीं होगा? पुडुचेरी में। मद्रास हाई कोर्ट ही होगा हाँ, ना। तो नहीं है। हाँ, तो पुडुचेरी डिमांड करता है हाई कोर्ट, तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है ड्यूटी के एग्जाम्पल का। हम्म कल ऐसे बात किए थे, प्रोटेस्ट नॉट बैंड, वही बोले ना, प्रोटेस्ट बैंड नहीं है लेकिन आप एंटी नेशनल वर्ड यूज करोगे, आप स्टेट के खिलाफ बात करोगे, स्टेट के खिलाफ, फिर आप हेट्रेड फैलाओगे तब उस पर फाइन लगेगा। तो लिखा है वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू फ्यू रेगुलेशन टू इंश्योर नो डिस्ट्रप्शन इन एकेडमिक प्रोसेस। बोले ना, स्टूडेंट स्टिल हैव द राइट, डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट डेजिग्नेटेड प्लेसेस। प्रवेश। हाँ, हाँ, वही ना बोला कि इसमें बंद ही नहीं कर सकते कभी भी। हर हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर में एक होता है, डेजिग्नेटेड एरिया भी होता है, और आप ऐसे कर सकते हो प्रोटेस्ट, आपका राइट है। करना नहीं करना हाँ, वो तो मतलब खुद का है, लेकिन हम कर सब सकते हो। सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट होना चाहिए। डिस्ट्रप्शन नहीं होना अ, चाहिए एकेडमिक प्रोसेस का, हाँ, लेकिन वो लिखा हुआ है। जो राइट टू प्रोटेस्ट की बात थी उसमें यही कहा गया था कल भी कि एक प्रॉपर प्लेस जो होता है वहां पर आप करो, हर जगह मत करो। हम्म रोड एक्सीडेंट फेटेलिटीज इंक्रीज लास्ट ईयर, पुलिस ने बताया। तो दिल्ली का बात हो शायद। नहीं तो उसे फिर क्या करें, मतलब कि ऐसा ना हो। रोड एक्सीडेंट, हाँ, मतलब ये तो हमें पता लगा इसमें कि देखो हो ना कि रहे हैं, तो सबसे क्या ज़्यादा करें? कंपोजिशन ऑफ विक्टिम क्या है। टू व्हीलर 38% है और पेडेस्ट्रियन 44% है। तो पहली बात है कि पेडेस्ट्रियन के लिए वॉकवे बनना चाहिए, उसी से कुछ कम हो सकता है। रोड पे भी चलते हैं ना कई कई पेडेस्ट्रियन, रोड के साइड में चलते हैं, तो वॉकवे अलग से होना चाहिए। टू व्हीलर के लिए हेलमेट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हेलमेट एक अच्छा इनोवेटिव इनोवेशन आना चाहिए हेलमेट में भी, ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो डेथ कम। तो एक्सीडेंट को रोकना मुश्किल होता है, लेकिन आप डेथ को कम कम कर सकते हो। तो ये तो पेडेस्ट्रियन के लिए जो रोड पे चलना है तो उसके लिए सबवे और अंडरवे पास बन सकते हैं। दूसरा, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो लिखा। स्पेशली सबवे के पेडेस्ट्रियन के लिए होती है, उसका इंडिया में पालन कहीं नहीं होता है।
मतलब हम्म अगर बाहर की कंट्रीज का एग्जांपल देंगे तो जब पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं तो गाड़ी क्रॉस ही नहीं करते, यहाँ पर दोनों काम एक साथ होते हैं, तो उसका प्रॉपर बाय दी हेल्प ऑफ सीसीटीवी। और जो पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट रहती है, स्पेशली जो ट्रैफिक पुलिस है, उसकी भी हमने देखा है कि कहीं पर वो खुद ही मतलब उनकी नहीं होती है, और दूसरा उनके जो सेफ्टी प्रोविजंस है वो बड़े कम है। वो अस्थमा के मरीज हो जाते हैं सड़क पे खड़े हुए, तो उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप भी टाइमली होना चाहिए, ताकि पुलिस के ऊपर भी एक प्रेशर ना आए और वो भी अपना काम अच्छे से कर सके। हम्म तो ड्रंक एंड ड्राइविंग का केसेस होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद हिट एंड रन केसेस 47% ऑफ ऑल फर्टिलिटी, हिट एंड रन। तो इसमें लिखा हुआ है क्या क्या कर सकते हैं। तो फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज मतलब आप चढ़ करके आप ऊपर, ओवर ब्रिज होता है रोड के ऊपर में, सबवे हो गया, जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, एक्सेट्रा, ये सब यूज कर सकते हैं। तिहाड़ स्टोर, अ स्टेप टू ब्रिंग इनमेट्स लाइफ बैक ऑन ट्रैक। तो उनका भी डिग्निटी है, उनका भी लाइफ है, बेटर फ्यूचर। आप जेल में रह रहे हो लेकिन आपका पास भी एज वेज अर्न करने के लिए संसाधन होना चाहिए। तो इसलिए about बेटर फ्यूचर के लिए इट इज हेल्पिंग टू रिफॉर्मिंग द री इंटीग्रेटिंग देम द इनमेट्स इनटू द सोसाइटी। तो इंटरेक्शन बने रहेगा और एक तरह रिस्पेक्ट वो अर्न कर सकते हैं। तो पीपल विल बी एबल टू बाई क्लोथ्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्रेड एंड बर्न्स, टॉयलेट क्लीनर एक्सेट्रा फ्रॉम द स्टोर। तो मानसी यू कैन टेक अप दिस वन इन, कि कैसे अब तिहाड़ एग्जाम्पल है वहाँ पर, रादर देन जो एक स्टिग्मा विथ रिस्पेक्ट टू द जेल इनमेट्स वो भी थोड़ा कम। Industries should involve themselves in education in a big way, says official. The state must set a target of 100% gross enrollment ratio. प्रवेश, इस पे कमेंट करो। The industries should involve themselves in education. Yeah, this will be a good step, because earlier also we talked that how the industrials led um, pedagogy and the diplomas and the degrees will help in reduction of unemployment and disguised unemployment in the country. Because what today we are seeing that the people are getting educated but they are not having the jobs as per their educational criteria and as per their choices. So this is a good step if the industries will jump into it. So it will lead to more employment opportunities and a proper collaboration between the universities as well as the education as well as the industries. Hmm. So So according to there I me, would say role of industries would be to between basically higher education institutions and the industrial. Their synergy would be directed towards the jobs which are in higher demand. So we'll be able to know about which skills are in more demand. So accordingly, the courses and the curriculum can be reshaped or it can be reformed accordingly. And first of all, the Tamil Nadu have the highest gross enrollment ratio of around 50%. तो 50% में खुश रहना नहीं चाहिए, उसको 100% करना चाहिए। ग्रॉस एनरोलमेंट मतलब कि हर एक बच्चे उसमें एनरोल रहे, और इसमें जेंडर गैप भी नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनरोलमेंट। अब कैसे दूर कर सकते हैं बिटवीन द एजुकेशन एंड स्किल्स दैट इज डिमांडेड इन द सेक्टर, कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज, ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हमने बात की थी, फिर ऑनलाइन कोर्सेज का बात कर सकते, कोर्सेरा हो गया, या आईआईटी मद्रास का जो एआई का कोर्स एक, वैसे टाइप के कोर्स और ऑपरेट कर सकते हैं। और दूर दराज इलाके के लिए उमंग पोर्टल हो गया, उमंग नहीं, स्वयं पोर्टल हो गया, और एक दीक्षा है, उसके लिए प्रमोट कर सकते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्पेस, हाई स्किल्ड वर्कफोर्स। कहाँ कौन कौन सा सेक्टर है प्रवेश जहाँ पर हाई स्किल्ड वर्कफोर्स जरूरत है? एग्जाम्पल बताना। space, सेक, हाँ। then railways, तो मतलब मासी, इंफ्रास्ट्रक्चर। मासी स्पीड में था एग्जाम्पल।
हाई I would स्किल्ड say वर्कफोर्स। high skilled would be in artificial intelligence, it would be in machine learning, it would be in semiconductors industry, and एक हो गया वो the सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गया। हाँ, हाँ emerging technology industries, and in we can say कि in manufacturing sector we can talk about. ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। प्रेरणा कुछ बोलना। आई विल ऐड। स्पेस हो गया जैसे आपने Yes. बताया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें AI, आर्ट, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा, डिफेंस, साइबर, और चौथा चीज हेल्थ केयर में आपका प्रेसिजन टेक्नोलॉजी यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल सेक्टर में, ड्रग्स, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेट्रा। तो हाई स्किल चाहिए In उसमें। agriculture also, genetic engineering, genetic like GM crops, बायोटेक्नोलॉजी हो गया GMs. ऐसे एक बार में। Hmm. ठीक है। डेटा सेंटर क्या होता है प्रवेश? और डेटा सेंटर पॉलिसी के पीछे इंडिया क्यों जा रहा है बार बार? ऐसा क्या एक इशू है डेटा सेंटर? What I can draw from here is like data centers will be to store the critical data of personal sorry, the critical data which can be used in various purposes, whether it is the investigation purpose or the scientific research. And why we are running behind the data center policy is to data localization. एक So डेटा की स्टोरेज से भी रिलेटेड हो सकता है, स्टोर करना। personal data protection bill. So India we are not having that level or that capacity of data centers. So that is why this is one potential area also where we can emerge as a hub. So data centers, but herein concerns भी हैं, concerns like इतना लार्ज स्केल पे डेटा अगर स्टोर किया जाएगा तो फिजिकली जो मशीन्स हमें चाहिएंगी उनसे जो हीट जनरेट होगी, सो वो एक कंसर्न रहेगा। एंड गिवन दी इंडिया में जो क्लाइमेट है, हाई ह्यूमिडिटी रहती है, हाई टेम्परेचर्स रहते हैं, एंड दिस बिकम्स मोर चैलेंजिंग व्हेन वी आर सीइंग कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑल्सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। सो अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करेंगे, सो सर्टन इनोवेटिव आइडियाज हम और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो एज टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर चैलेंज। यस, जी पहला वहाँ पॉइंट आपका। हाँ बोलो प्रवेश। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताना एक बार इस पर। मैं बताऊँ, डेटा सेंटर है ना, आप जो भी यूज़ करते हो मोबाइल में, जीमेल में अकाउंट होता है, या फिर आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम खोलते हो उसमें सेव करते हो डेटा, फेसबुक का मैसेज में सेव करते हो डेटा, वो सब सेव डेटा आपके मोबाइल में सेव नहीं होता है। अलग से डेटा सेंटर चाहिए उसके लिए। तो हर एक कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मेटा, फेसबुक, मेटा, अमेजन एक्सेट्रा, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि मैं इस्टेब्लिश करूंगा डेटा सेंटर, और वहीं से सब चीज़ डेटा का कलेक्ट होता है, एनालिसिस भी होता है, और उसको रिट्रीव भी किया जाता है, सब चीज़ होता है। तो डेटा सेंटर हर एक कंट्री में बनता है। तो इंडिया में मानसी ने एग्जैक्ट बताया कि ह्यूमिडिटी का इशू है, तो बहुत हीट जनरेट करता है, तो वो एक कारण है कि इंडिया में कोई चाहते नहीं है बनाने को डेटा सेंटर, क्योंकि इसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए और हीट भी ज़्यादा है, तो कूलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसलिए उन लोग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्वे में, आइसलैंड में एक्सेट्रा। दूसरा एक कारण है जो आपने बताया, डेटा लोकलाइजेशन का, कि अगर कोई बाहर कंपनी है और मेरा डेटा यूज़ करके सब कोई बाहर में डाल रहा है, तो हो सकता है ना कि वो कंपनी किसी और को बेच रहा होगा, तो उस पर कैसे रहे लगे। तो डेटा सॉवरेंटी का बात करता है इंडिया, कि जो अपने लोग के जो डेटा है उनका एक सॉवरेन राइट्स है ओवर द डेटा, नॉन पर्सनल डेटा एंड पर्सनल डेटा ऑल्सो। तो ये दो इशू का डेटा लोकलाइजेशन का बात होता है कि जो भी डेटा होगा इंडिया में स्टोर होगा, ये बात करता है इंडिया। तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, इसी पे बात करता है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो बिल आएगा वो भी इस पे बात करता है, डेटा लोकलाइजेशन के पर पे। दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ बोले हैं कि अभी हाल फिलहाल में नोएडा में भी डेटा सेंटर खुला है यूपी में। तो डेटा सेंटर खोलना बड़ा बात होता है, क्योंकि उसके बाद से आपका बिजनेस बूम होगा, लोकल बिजनेस ही बूम होगा, डेटा का वैल्यू कम होगा, तो आप ज़्यादा ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करोगे, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ई गवर्नेंस बढ़ेगा। तो ये प्रवेश। ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट है, लोकलाइजेशन और जो मानसी का जो था टेम्परेचर वाला, इसके कारण होता है, हाई कॉस्ट होता है इसका। स्टेरलाइट, स्टेरलाइट फायरिंग इस किससे रिलेटेड है मानसी? स्टरलाइट बेसिकली एक कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है इन तमिलनाडु। सो हाँ। उस वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, इट वाज शट डाउन, सो जो एम्प्लॉयज थे दे वर प्रोटेस्टिंग
उनकी राइट टू लाइवलीहुड दैट वाज इम्पैक्टेड, उनकी लाइक इनकम नहीं मिल रही थी बिकॉज दे वर नॉट एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ आई थिंक क्लाइमेटिक कंसर्न्स। दैट प्लांट वाज शट डाउन, जिसको हम स्टरलाइट कॉपर प्लांट भी बोलते हैं, और टूटीकोरिन प्लांट के नाम से भी उसको फेमसली जानते हैं। स्टेरलाइट कॉपर प्लांट है, इंडिया में एक लौता प्लांट था जो हेल्प करता था इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए इन द कॉपर इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से कॉपर। तो जब वो प्लांट था तो लोकल पीपल और बाकी सब एक्टिविस्ट लोग बोल रहे थे कि वो प्लांट से जो एफ्लुएंट निकलता है इट इज़ हार्मिंग द इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उससे आपका फॉस्फोरस बढ़ जाता है लोकल लेक्स में, उससे डेथ हो जाता है बाकी सब बायोडाइवर्सिटी का। तो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर बंद करने के लिए बात कर रहा था वहाँ पर, तो उसी में गोली चलाया था। इट लेड टू द डेथ ऑफ 13 एंटी स्टेरलाइट प्रोटेस्टर, लेकिन लास्ट में बंद ही हुआ था ये चीज़। तो एक तरह का इन्वायरमेंट प्रोटेस्ट है, फेमस है 2018 में। तो इसमें एग्जांपल है एथिक्स में भी कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनना है कि इन्वायरमेंट बचाना है, तो वर्सेस वाला होता है ना, उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टेरलाइट कॉपर प्लांट इंडिया के लिए, क्रिटिकल मिनरल में आता है ना स्टेरलाइट। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होता है। सबरीमाला केस, सबरीमाला केस है क्या मानसी? शॉर्ट। So women in the like menstruating age, they were not allowed entry into this temple, so it became again matlab कि women of that particular age were not being allowed entry, so your fundamental right to religion that was impacted. And अभी like इसमें ये final judgment is I think awaited on this, so एक बहुत बड़ा issue था। and No, I think the नहीं हो women चुका, have been हाँ started allowing, हो है ना? चुका ये। हाँ, इसमें केस ये था कि सबरीमाला एक टेम्पल है, लॉर्ड अयप्पा पर है। लॉर्ड अयप्पा एक ब्रह्मचारी है और उनका एक हजारों साल ट्रेडिशन है, हजारों नहीं बोल सकते, उनको मेरे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ 100 साल बहुत पहले से ट्रेडिशन है कि लॉर्ड अयप्पा वो लोग से नहीं मिलते जो मेंस्ट्रुएटिंग, मतलब कि जो विमेन बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 40 45 ऐसे कुछ है, उसके बाद जा सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर एक इशू था एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, कि उनका जो राइट्स है, उनका जो डिवोटीज का राइट्स है, या फिर जो यहाँ पर त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड है, उनका जो राइट्स ऊपर द लॉर्ड अयप्पा है, और लॉर्ड अयप्पा का जो है ट्रेडिशन है, क्या वो सुप्रीम है, क्या उसके ऊपर भी जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन है, जुडिशियल स्क्रूटिनी है। तो उसमें फिर बोला गया कि सबरीमाला में कि जो राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, जैसे राइट टू इक्वालिटी होता है आर्टिकल 14 के अंदर में, उसमें विमेन को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें मैं बताऊं जो कुछ? आर्टिकल जो 2018 में जो आया डिसीजन, उसमें बोला गया कि आप जा सकते हो, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है वो, तो अलाउ किया गया विमेन के लिए वहाँ जाने के लिए, ये हुआ। लेकिन तभी कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि लोकल्स का जो रूल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा उतना। बोलो प्रवेश, मेरे ख्याल तो यही है। So basically, Lord Ayappa is considered as a reincarnation of Lord Vishnu. हम्म। According to not Ayappa, according to the Sanatan tradition, every temple is based on the principle of purity and pollution. As far as the ban over the woman is considered during the menstruation age, so the basic criteria, the essential practice was the time the woman is in the menstruation period, she should not be allowed to enter the sanctum sanctorum. But over the years, what practice developed, that the whole age, from 18 to 40, that was made a criteria that women will not be allowed. So that was obviously against the fundamental right, Article 25 to 28 of freedom to religion. The bench, which the bench which sat to decide this case, in that there was a lady judge. She said that yes, during the menstruation period particular time, the woman should not go into the sanctum sanctorum. The reason because of the respect to the purity principle of the religion, and that is currently happening. That when the women are not in that particular period, they are going inside and they are preaching the God, and this is the case. नहीं, लेकिन वो so जो here जो आपने बोला ना जजमेंट, वो वुमेन का एक तरह से माइनॉरिटी जजमेंट था वो बोला, लेकिन मेजोरिटी जजमेंट था, वो उसमें अलाउ किया गया। तो वो डिफरेंट है आपका इसमें से। यहाँ मुझे पे एक डाउट प्रवेश ने बोला कि every temple is based on this concept of purity and pollution. So Pollution.
I disagree because यहाँ इंडिया में we have one temple in Assam which is कामाख्या temple. वहाँ पे अम्बुबाची मेला भी होता है. It is there specifically which celebrates the menstruation of the goddess. So we can't generalize this for every temple. Mansi, I am saying this thing, purity and the pollution of the principle of purity and pollution based on the records. This is not my personal view. As far as the Ambuvachi Kamakhya temple is concerned, there the menstruation is celebrated of mother, the mother goddess, not of every lady. So there also you cannot go the time you are in periods. तो देखते हैं प्रवेश, आगे का भेजना उसको एक बार। हाँ, यहाँ आइडिया की बात हो रही है हम्म। कि इस चीज के लिए लेकिन ही दूसरा इट चीज इज है कि बीइंग। हर एक टेम्पल का एक, मैं इसमें बस ओवरऑल यही बोलना चाहूंगा कि हर एक टेम्पल का अपना सैंटिटी है। जैसे कुछ कुछ टेम्पल में मेल लोग को नहीं जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे केरला में एक टेम्पल है, मैं एक सर्च करना होगा इसको, तो वो भी अपना एक, तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ लोकल ट्रेडिशन कल्चर अनटिल अनलेस कुछ बहुत हार्म प्रिंसिपल है, तब सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन बात है कि यहाँ पर सबरीमाला ने बोला कि आप जा सकते हो विमेन को भी, तो वो हम लोग लेके चलना है प्रवेश। तो कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, एंड एंटी टेरर लॉ एंड इट्स इंटरफेरेंस विथ लिबर्टी। तो FCRA का बात हो रहा है, फिर यूओपिया का बात हो रहा है 1967, और नेशनल डिफेमेशन एज टेरर। तो व्हाट आर द रीसेंट प्रोविजन ऑफ द यूओपिया प्रवेश, दो तीन बताओ। इसमें also यही है कि your property will be seized, your family will be um, suspected to the investigation courts by the police and the investigation authorities. Earlier ऐसा नहीं था, अभी आपको आपका नेमिंग के बिहाफ पे भी आपको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉन बेलेबल प्रोविजन है, आपको बेल नहीं मिलेगी फॉर One फॉर वन important, टू hmm, थ्री मंथ्स। one one important amendment which was done in this Unlawful Activities Prevention Act was earlier only organizations could be categorized as Yes. terrorists, but after the amendment, even individuals can also be Hmm. categorized as terrorists. So action can be taken against even single individual also. And the NIA has been given unsurmountable power मोर to पावर, अनसमाउंटेबल yeah ज़्यादा हो जाता है, मोर yeah पावर। more power, and without the permission of the convict, the personal individual choice, the investigation can reach the upward stages also. तो इसमें ये बात हो रही है कि डिप्राइवेशन लिबर्टी, वहाँ पर भी जो यूओपिया का प्रोविजन है, इट इज प्रेजेंट द एलिगेशन डिफेमेशन ऑफ द कंट्री एज एक्ट ऑफ टेरर टू जस्टिफाई अरेस्ट एंड प्रोलॉन्ग डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। तो इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, और एक तरह से टू सिक्योर द लिबर्टी इन द फेस ऑफ ऑपरेसिव लॉ। तो ये एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभिनव सेकरी जी। लेकिन बात हो रहा है कि ऑलरेडी जुडिक्शन जो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का है विथ रिस्पेक्ट टू द फहद सा केस, तो होता ही है। जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर में बात किए थे कि युवा पे लग गया था वो बच्चे पर, जो पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर इंडिया के हारने पर खुशी मना रहे, जश्न मना रहे थे। तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ने इंटरवीन किया था समय पर। तो ऐसा नहीं है इसमें, इसमें यही बात डिस्कस करना और एक्स्ट्रा वर्ड नहीं। Gene therapy offers a new hope for those with sickle cell diseases। तो थैलेसीमिया और बाकी सिकल सेल बात किए थे, तो कैस जेवी जीन थेरेपी ये कंपनी है। इट यूजेस द जीन एडिटिंग टूल ऑफ द क्रिस्पर CSS9 टू डिसेबल अ पर्टिकुलर जीन, अटैक करते हैं और दे टर्न ऑफ द होमोग्लोबिन प्रोडक्शन इन द ब्लड स्टेम सेल। उसके बाद फिर उसको आप वापस से डालते हो पेशेंट के अंदर में, और ठीक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। लिखा है बोथ द जीन थेरेपी यूजेस पेशेंट्स ओन ब्लड सेल फॉर जीन एडिटिंग। जो पेशेंट से ब्लड लिया जाता है उसी में चेंज करके वापस डाला जाता है, दूसरे पेशेंट से नहीं लिया जाता है।
बोला जाता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डिस्कस भी किए थे, 20 से 40 लाख रुपया है उसका। क्योंकि आप बोन मैरो से निकालना होता है स्टेम सेल, उसका फिर जेनरेटिंग टूल यूज़ किया जाता है, उसको रेप्लिकेट किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल में, फिर वापस डाला जाता है आपके अंदर। पॉसिबिलिटी ऑफ द अनइंटेंडेड जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो सकता है और साइड इफेक्ट हो सकता है अगर क्रिस्पर CS9 टूल यूज़ करते हैं तो। यह भी अभी तक पता चला नहीं है कि जीन एडिटिंग से क्या बॉडी में क्या क्या चेंज हो सकता है, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यू प्रवेश, इंडिया अलायंस का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए अभी से? To work for the downtrodden. I would मतलब ग्रास say in रूट one पे single काम करना sentence, चाहिए इन्हें। I would say in one single sentence, they lack vision for next 15 to 20 years. So vision Well, should I be there, which should be yes, connected with the people, with the economic growth and development, and not the political vision. In sense कि एक distinct identity नहीं है. ठीक है। according to me, हम्म। it is highly political to say that they are not having vision. We cannot completely say because we don't know them what vision they have. So I That's should what we don't know कि vision क्या है. देखिए इसमें यही बोल सकते हैं कि जो एक नेगेटिविटी का पॉलिटिक्स है उसको हट करके आपको एक विजन दिखाना पड़े। जमान सिंह सही बताया कि जैसे अ, मोदी जी ने कहा था 2014 के पहले एंटी कांग्रेस मूवमेंट था, लेकिन ओवरऑल था कि अच्छे दिन आएंगे, तो एक पॉजिटिव डिवीजन था। वैसे ही इंडिया विजन भी एक पॉजिटिव विजन होना चाहिए, नेगेटिविटी से आप जीत नहीं सकते लॉन्ग टर्म में। आपका पॉजिटिव विजन होना चाहिए और क्या हम इंडिया को पावरफुल कंट्री बना सकते हैं वैसा टाइप विजन होना चाहिए। और इंटीग्रेटिव अप्रोच होना चाहिए, नॉर्थ साउथ डिवाइड या फिर हर एक जाति के अंदर में डिवाइड, इसको तोड़ करके आपको करना चाहिए, तो तभी हो सकता है, तभी जीत सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, चेन्नई फ्लड प्रॉब्लम में कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसमें 3 एरिया है जो लिख लेना पड़ना एक बार। स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट, इसको बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर पल्लीकरनई मार्शलैंड जो छोटा होते गया क्योंकि इंक्रोचमेंट और उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया, तो उसको वापस से इफेक्टिव बनाया जा सकता है एज अ स्पॉन्ज फॉर द सिटी। तो डंपिंग यार्ड से हट सकते हैं, वहाँ पर डंपिंग यार्ड बन गया था एक तरह से मार्शलैंड, तो मार्शलैंड इज ए स्पॉन्ज फॉर द सिटी। वहाँ पर जो भी वेस्ट वाटर होता है, ड्रेन वाटर आता है, वहाँ जाके मिलते हैं और वहाँ पर अपना एक अलग बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होता है और ओवरऑल जो फ्लडिंग वाला सिटी है वो नहीं होता है। तो स्पॉन्ज सिटी ऑलरेडी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, जरूरत नहीं इसको बनाने का, उसको बस जो ऑलरेडी है उसको आप कंजर्व करिए। तो पलली करना ही मार्शलैंड, इसको बढ़ाया जा सकता है मिटिगेशन प्लान के अंदर में। और सेकंड कैपिटल, ऑल्टरनेटिव कैपिटल इन फर्टाइल पार्ट ऑफ द कावेरी डिस्ट्रिक्ट। तो कैपिटल को छोटा करके चेन्नई को अनसस्टेनेबल हो गया ग्रोथ उसका, तो कुछ और जगह पर ग्रोथ किया जा सकता है ओवरऑल का। तो ये 3-4 एरिया जहाँ पर काम कर सकते हैं। कौशिक आप बताओ कि स्पोन सिटी कैसे बनाए, मतलब क्या करना होता है स्पोन सिटी बनाने के लिए। स्पॉन्ज सिटी बनाना मतलब कि आपके दिमाग में क्या आता है स्पॉन्ज सिटी सोच करके, पहले वो बताओ। जिसकी जो ग्राउंड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो। हाँ ठीक है। हाँ, so मेरे तो कैसे माइंड में बनता वही हुआ, आता हाँ। है, बस। लेस concretization होनी चाहिए, because urbanization में we are seeing more concretization, more hard surfaces, तो इसलिए लैंड के जो absorb water absorbing capacity है that is getting reduced, जो वो नहीं हो पा रहा है, that is why flood हो रहा है। प्लस जो ड्रेनेज सिस्टम है that gets blocked, वो periodically clean नहीं किया जाता है, उसका proper management is not done। और और आपने एक पॉइंट बोला हाँ, मार्शलैंड्स, दे आर मार्शलैंड जो भी important। हर एक सिटी के अंदर मार्शलैंड होता है, अगर दिल्ली में देखोगे जैसे मार्शलैंड हो गया, फिर वेटलैंड हो गया, तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। उसको और थोड़ा सा फिल्ट्रेशन मार्शलैंड को बढ़ा दे ताकि पार्क बन जाए बगल में, बारिश हो तो सब वाटर जो है उसी मार्शलैंड में स्टोर हो जाए जा करके, तो फ्लडिंग होगा नहीं, अर्बन फ्लडिंग होगा ही नहीं। जापान में स्पॉन्ज सिटी हमेशा बात करते हैं बीजिंग का, लेकिन जापान का अच्छा एग्जाम्पल है सर्च करने को। तो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम है, चीटिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, डिजिटल चीटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, OTP फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, बुलिंग,
वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ये सब केसेस बढ़ते जा रहा है ओवर द ईयर्स। 65,000 साइबर क्राइम है अभी इंडिया में। एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन 23.6 किलोमीटर पर आवर है प्रवेश। तो ये क्यों है? क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है ना, लोकल लोकल इसी को बोलते हैं, लोकल ट्रेन बोलते हैं इसको। क्या रीजन होता है उचित बताओ। क्योंकि उसका स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है ना पैसेंजर ट्रेन का, हम्म, तो इसमें सबसे जनरल बड़ा डिब्बा रीजन ज़्यादा ये। होता है। क्वांटिटी ऑफ बासमती एक्सपोर्टेड 26 लाख। इंडिया एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर क्यों हो रहा? एल निनो लाल नीना, ये डिस्कस किए थे पहले। ये इम्पैक्ट करता है। एल निनो के कारण बारिश ज़्यादा होता है, बारिश कम होता है, ड्राउट का कंडीशन होता है। लाल नीना के कारण बारिश ज़्यादा होता है इंडिया में। क्यों होता है उसका एक बार देख लेना प्रीवियस वीडियो में। तो मॉनसून स्टेबिलिटी एक वर्ड है, वो क्या है? इट इज़ अ traditional statistics method to tend to miss the complex relation between the multiple nodes on rainfall center. To analysis of the wind and other circulation feature indicate that the monsoon domain had been a unique in remaining the fairly stable for the formation of these extreme despite the kicks from all tropical ocean pole to pole. What do the finding mean for the forecast? बोलना क्या चाह रहा है? बात हो रहा है कि इंडिया में रेनफॉल एराटिक बनते जा रहा है क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड वर्सेस द ओशियन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, एल निनो लाल निनो इफेक्ट। उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ द ड्राई स्पेल ऑन वेट स्पेल वो बढ़ते जा रहा है हर जगह। कहीं पर बाढ़ आ रहा है, कहीं पर कुछ नहीं, मतलब सूखा हो जा रहा है, सुखाड़ आ रहा है। आईएमडी के सो इन फोरकास्टिंग से शॉर्ट, बात हाँ, कर रहे थे। चेंज हाँ ठीक है। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न जो देखने को मिल हम्म। रहा है, मतलब जनरली हम एल नीनो की जब बात करते हैं तो इट इज विद डेफिशिएंट रेनफॉल, बट दिस टाइम वी हैव सीन कि जो मॉनसून था उसमें जो रेनफॉल पैटर्न था वो बहुत ज्यादा स्क्यूड हो गया। यस प्रवेश, बताओ इंडिया और अर्जेंटीना का रिलेशनशिप क्या है? क्या क्या जगह पर होना चाहिए इंडिया का अर्जेंटीना? नहीं पता तभी गेस। तो पहले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जिसमें कि मिनरल्स हो गए, और मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप बता दो। अर्जेंटीना और इस रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि आप ग्लोबल साउथ G20 का मेंबर अर्जेंटीना है, तो उसका बात कर सकते हो कि कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप कर सकते हैं साथ में। दूसरा कि मल्टीपोलैरिटी में हेल्प करेगा अर्जेंटीना। तीसरा हो जाएगा जो आपने बताया ट्रेड कॉमर्स के लिए, तो हम लोग सोयाबीन ऑयल मंगाते हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील से, उसका हो जाएगा। चौथा होगा कि जो इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है इंडियन पैसिफिक में, तो पैसिफिक रीजन में फॉकलैंड आइलैंड है जो ब्रिटेन क्लेम करता है उसके ऊपर में, तो अर्जेंटीना का अपना एक रोल है, तो उस पर इंडिया बात कर सकता है। अर्जेंटीना में धीरे धीरे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, तो उस पर इंडिया बात कर सकता है। तो ये होगा। और अभी वहाँ पर जो लेफ्ट लीनिंग सरकार थे वो गिर गए, और राइट लिबर्टेरियन सरकार अभी है, मेली जिसको नाम है जेवियर मेली। तो उसका एक तरह से एनार्को कैपिटलिस्ट क्या होता है ये वर्ड? So anarchy or capitalist, I think, is the combination of the words. अनार्को कैपिटलिस्ट मतलब, अनार्की मतलब क्या होता है मानसी? फिर कैपिटलिज्म में बात करेंगे। Anarchy means कि one person is dominating when we talk about इंडिविजुअल, deciding rules and democratic नहीं है वो। ऐसे एनार्की का इनलाइटेंड मतलब होता एनार्की, है
इनलाइटेंड एनार्की की बात करते थे हमारे महात्मा गांधी जी, स्वराज और इनलाइटेंड सोल, इनलाइटेंड एनार्की का। तो ऐसे एनार्की कैपिटलिस्ट मतलब हुआ कि कैपिटलिस्ट मॉडल रहेगा लेकिन एनार्की भी रहेगा उसमें। फॉर एग्जांपल एंटी स्टेट, स्टेट के खिलाफ, बहुत कम एक तरह से रोल ऑफ स्टेट होगा हर एक चीज़ में, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ में। फ्री मार्केट बात करना, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एकदम एक्सट्रीम लेवल पर लेके चल चल जाना। तो लिबर्टेरियन प्रिंसिपल एक तरह से एनार्को कैपिटलिज्म। बोलो प्रवेश। एनआरकी का मतलब होता है अराजकता, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। तो कोई इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता इसमें। नहीं, इसमें एनार्की बेसिकली यही, लॉ ऑर्डर नहीं होता। एग्जैक्टली यही होता है इसका मतलब। एनआरकी का मतलब वेयर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एनआरकी। यहाँ एन, आप गूगल हाँ कर लेना। ठीक है। एनार्की, एनार्को बताया क्या, ठीक बोलो। तो गवर्नमेंट को नहीं मानना हो गया, एंटी स्टेट हो गया एक तरह से। तो वही लिखा हुआ ना, अंडरस्टैंडिंग द डिबेट्स ऑन अनार्को कैपिटलिज्म, हाउ दिस वर्क। फ्री मार्केट काम करता है सपोर्ट प्राइवेट प्रोविजन ऑफ द मोस्ट गुड एंड सर्विसेज एक्सेप्ट पुलिस एंड कोर्ट, जो स्टेट का दिया है। लेकिन अनार्को कैपिटलिस्ट मानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज है compete इन द फ्री मार्केट कैन प्रोवाइड पुलिसिंग एंड लीगल सर्विसेज बेटर देन स्टेट। तो ये एग्जांपल हो गया। वो चाहते हैं कि पुलिस और स्टेट है ना, वो भी अच्छा से दे सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। एनार्को कैपिटलिस्ट वो मानते हैं हर चीज, जैसे कार, तो बोलते हैं टेलीफोन। हाँ, ये पुलिसिंग पुलिसिंग और लीगल सर्विसेज को प्राइवेट गुड मानते हैं, पब्लिक गुड नहीं है, जैसे डेमोक्रेसीज में भी सी जैसे साउथ पुलिसिंग। अफ्रीका में अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका आज भी एक कॉलोनी है। जैसे वाइट कॉलोनी अलग है, ब्लैक अलग है। तो वाइट कॉलोनी के अंदर प्राइवेट पुलिस है। तो हर कोई खरीद सकता है पुलिस, मतलब पैसा दीजिए आपके पास लोग गार्ड आ जाएंगे। तो वो बात करते हैं। तो वही बात हो रहा है कि सेंसिबल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, कोऑपरेटिव मेथड नहीं, प्राइवेट पुलिस एजेंसीज। तो ऐसा टाइप हो, तो एनार्को कैपिटलिस्ट को बोलते हैं। तो वो डिपॉजिटिव डिस्क्रिप्शन में बात ही नहीं करेगा एनार्को कैपिटलिस्ट कभी भी। राज्यसभा पासेस बिल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी एंड ईसी। ये ले लो प्रवेश। ठीक है। तो ये ऐसा बिल आ रहा है जिसमें सर्विस और टर्म्स कंडीशंस के अंदर चेंज होगा, एंड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द चीफ इलेक्शन एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो 1991 की एक्ट की बात है जहां पर ऐसे क्लोज नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें सिंपल यही बताया गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो या तो वन होंगे, और टाइमली उनकी जो कॉम्पोजिशन है उसको तीन किया, फिर दोबारा वन किया, अब दोबारा तीन है। तो अभी इसके अंदर बस थोड़ा ये लेआउट कर रहे हैं कि क्या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स होंगे। क्या वो सिर्फ आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं या फिर जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकते हैं। तो एक ये, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि मतलब अपॉइंट डिस्क्वालीफाई, अगर उनका रिजाइन के अलावा उनको डिस्क्वालीफाई करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में। हम्म, ठीक है।